हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज मजूद पाठक और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, जो कि क्लास 12 का जो फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट है उसमें जो चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो डोंट बी बॉदर्ड कि आज का लेक्चर जो है बहुत बड़ा होने वाला है। कोई बड़ा लेक्चर नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, कुछ मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस भी ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ कंडीशंस जो आपको समझाना है कि किन कंडीशंस में स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है चार्जेस के बीच में, वो भी एक पर्टिकुलर कंडीशन के कारण। ठीक है, आप इसको एक किस्म का क्वेश्चन भी मान सकते हैं। ठीक है, कभी कभार इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए बेटा, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ठीक है, काफी सारे लोगों को स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं पता होता। हाँ, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी आता है। ठीक है, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा। इन जनरल उसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए बेटा, कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेंडुलम है। ठीक है, एक पेंडुलम है, ये उसका मान लीजिए मीन पोजीशन। अगर आप एक पेंडुलम को अपने मीन पोजीशन से या उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हटा के थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, फिर छोड़ देंगे, वो फिर घूम के अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। ये जो टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट की कि उसको अपने जगह से उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाने के बाद थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद अगर छोड़ दिया जाए तो फिर घूम के अगर वापस आ जाए, तो इस कंडीशन को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वहां पे स्टेबल रह नहीं पा रहा, तो वो क्या कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए फिर घूम के वापस यहां पे आ रहा है। दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। मगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, दूसरा कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक टेबल है, टेबल के यहां पे एक सामान रखा हुआ है, कोई कांच का कोई बर्तन है या कुछ भी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आपने उसको थोड़ा सा यहां पे खिसकाया, डिस्प्लेस किया, और वो नीचे यहां पे जाके ये पूरा टूट गया। अब आप खुद बताइए, क्या ये चीज खुद उठ के फिर यहां से वापस यहां पे आ सकता है? यहां पे तो ठीक ठाक था, जब आपने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, नीचे जाके गिर गया और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो दोबारा घूम के वापस नहीं आ सकता, वो नई जगह पे गया और वहां पे जाके डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसे कंडीशंस को कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और मान लीजिए कि आपके पास ऑब्जेक्ट यहां पे है, टेबल के यहां पे, ठीक है, मैंने उसको हल्का सा खिसकाया और वो यहां पे आ गया। अब देखिए, यहां पे आने के बाद ना वो टूटा, ना वो अपनी जगह पे वापस जाने के लिए जिद कर रहा है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर सीधे सपाट भाषा में कहा जाए कि कोई अगर मान लीजिए आपको अपनी जगह से, आपके कंफर्ट जोन से, उस कंफर्ट जोन का नाम है मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन, उस कंफर्ट जोन से हटा के थोड़ा सा डिस्प्लेस करता है और आप कहते हो कि नहीं, मुझे वहां पे अच्छा नहीं लग रहा, नए पोजीशन में मुझे वापस वहीं पे जाना है, और बोल के आप वापस आ गए, ये जो कंडीशन है इसको कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा कंडीशन, अगर कोई आपको अपने कंफर्ट जोन से हटाए और एक नई जगह पे लेके जाए और वहां पे जाके आप डिस्ट्रॉय हो जाओ और आप वापस आ भी ना पा रहे हो, तो इस कंडीशन को कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि आप अनस्टेबल हो चुके हो। दूसरा, आपको अपने कंफर्ट जोन से हटा के नई जगह पे लेके जाया गया है और वहां पे जाके भी आप ठीक ठाक ही हो, ना आप दोबारा वापस आना चाहते हो और ना वहां पे जाके आप डिस्ट्रॉय हो चुके हो, तो इस कंडीशन को कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम सिर्फ स्टेबल और अनस्टेबल के लिए करेंगे। इसके लिए आज का जो टॉपिक है न्यूट्रल का, इसमें कोई डिस्कशन एज सच है नहीं। ठीक है, तो अच्छा करना क्या है, देखिए बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आप इसको एक क्वेश्चन के तौर पर भी मान सकते हैं, कभी बार इसके ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाता है, जो आज मैं आपको समझा रहा हूं। एक दूसरा केस करते हैं। इस केस में नया क्या होगा? नया माने बेटा इसमें यह होगा कि मैं दोनों साइड आपका +q चार्ज रखूंगा, जैसे पहले रखा था। मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका d है, ये आपका मीन पोजीशन है, पहले चार्ज आपका यहीं पे था। ठीक है, अब चार्ज को मैं क्या लूंगा, पिछली बार बेटा बीच वाले चार्ज को भी मैंने प्लस लिया था, ये दोनों भी प्लस, अब मैं बीच वाले चार्ज को माइनस लूंगा। ठीक है, माइनस लूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो इस माइनस चार्ज यहां पे जब रखा हुआ है, यहां पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये इसको इधर के साइड खींच रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, ये इसको इधर के साइड खींच रहा है, दोनों खिंचाव इक्वल है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसके कंफर्ट जोन से, उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा उसको खिसकाना है। किधर खिसकाना है? इधर खिसकाना है। सपोज कीजिए अभी चार्ज इधर आ गया, ये मान लीजिए उसका पी पॉइंट। ठीक है, अब इसके कारण इसके ऊपर खिंचाव इधर के साइड लगेगा, पिछली बार उधर लग रहा था क्योंकि रिपल्शन हो रहा था, इस बार अट्रैक्शन हो रहा है, और इसके कारण इधर के साइड लगेगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? अगर मैं E1 और E2 की बात करूं, E1 का डिस्टेंस बड़ा है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, छोटा,
और E2 का डिस्टेंस छोटा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, बड़ा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो उसके साथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इस बार E2 बड़ा हो रहा है। अच्छा देखिए, पिछली बार भी E2 ही बड़ा हुआ था, लेकिन ये भी देखिए E2 का डायरेक्शन इस साइड था, इस बार E2 का डायरेक्शन उस साइड है, E1 उस साइड थी, इस बार E1 इस साइड। इसका मतलब इसका जो E नेट है वो पिछली बार की तरह E2 माइनस E1 ही आ रहा है, लेकिन इसका बेटा डायरेक्शन इस साइड है, क्योंकि E2 इस बार उस दिशा में है, इस दिशा में नहीं है। इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, चाहे Q डैश E नेट बोल दीजिए, वो भी किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। इसका मतलब ध्यान से समझिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब आपने उसको थोड़ा सा खिसकाया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इस पोजीशन पे जाके वो दोबारा वापस अपनी जगह पे आना नहीं चाहता, वो और दूर भागना चाहता है। मतलब एक बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा के नई जगह पे लेके गए, वो वापस नहीं आना चाह रहा, तो अगर आता तो फिर स्टेबल कहलाता है। वो वहां पे रुकना भी नहीं चाह रहा, अगर रुकता तो उसको बोलते न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। वो वहां पे जाके और दूर भागना चाहता है, वो और दूर भागना चाहता है। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं कि आप एक जगह पे जाके ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो रहे हो, वहां पे आपका कंफर्ट जोन नहीं है, और वहां पे जाके आप वहां से और भी दूर भागना चाहते हो, मतलब आप और अनकंफर्टेबल होना चाहते हो। कोई एक बॉडी नई जगह पे जाके कंफर्ट जोन में नहीं है उसका, वो अनकंफर्टेबल है वहां पे, लेकिन फिर भी वहां पे वो रहना नहीं चाहता, वहां से और दूर भागना चाहता है, मतलब वो और अनस्टेबल होना चाहता है। क्योंकि यहां पे देखो, जब बॉडी वो इधर के साइड आना चाहेगा तभी वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये उसका स्टेबल है, इक्विलिब्रियम है। यहीं पे तो वो इक्विलिब्रियम में था ना, तो यहां पे अगर वो जितना आएगा, इधर के साइड जितना आने की कोशिश करेगा, वो इक्विलिब्रियम उतना अटेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो इधर तो आ नहीं रहा, तो जितना दूर जा रहा है मतलब वो अनस्टेबल हो रहा है, और वो और दूर जाना चाहता है। तो वो अगर और दूर जाना चाहता है तो आप बताओ, वो इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश कर रहा है कि इक्विलिब्रियम से दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, तो इसका मतलब वो क्या बन रहा है, अनस्टेबल बन रहा है। सो एट दिस पोजीशन दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए दोनों केस एक जैसा ही है, पिछली बार यहां पे प्लस रखा था, यहां पे माइनस रखा था, तो पूरा सीन बदल गया आपका। अब मान लीजिए यही केस आप ऐसे भी कर सकते थे, मान लीजिए कि यहां पे प्लस और प्लस ना रख के, मान लीजिए आप यहां पे माइनस रखते और यहां पे माइनस रखते, और इस जगह पे ये मिड पॉइंट है, इस जगह पे आप प्लस क्यू चार्ज रख देते, या मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज रख देते। ये कंडीशन और ये कंडीशन काफी हद तक एक जैसा ही है। यहां पे भी देखिए सेम सेम साइन कन्वेंशन था, वही सेम कन्वेंशन यहां पे था, यहां पे भी सेम सेम साइन कन्वेंशन है, यहां पे भी वही है, तो सेम लॉजिक लगेगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के साइड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के साइड, E2 आपका बड़ा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में आएगा, वो घूम के यहीं पे वापस आने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपका जो नेट फोर्स है वो भी इसी दिशा में है। तो ये कंडीशन एक जैसा ही है, बस यहां पे सारे प्लस, यहां पे सारे माइनस। और मैं इसी की तरह अगर मैं एक दूसरा बनाऊं सिमिलरली, तो जैसे मान लीजिए यहां पे आपका माइनस है, यहां पे आपका माइनस है, यहां पे आपका प्लस ले लीजिए, मतलब दोनों साइड आपका नेगेटिव, बीच में ऑपोजिट प्लस, क्योंकि यहां पे मैंने दोनों साइड प्लस लिया था, नीचे नेगेटिव लिया था। मान लीजिए इसको थोड़ा सा खिसका दीजिए इस जगह पे, अब ये इसको इधर के साइड खींचेगा, ये इसको उधर के साइड खींचेगा, ये बड़ा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस दिशा में हो जाएगा, तो नेट फोर्स भी आपका इसी दिशा में हो जाएगा। तो ये भी वही लॉजिक है, अनस्टेबल का हो गया। तो इसका मतलब आपको क्या समझ आ रहा है कि दोनों साइड अगर मान लीजिए इक्वल चार्ज होता है, दोनों साइड अगर आपका इक्वल चार्ज होता है मैग्नीट्यूड वाइज, साइन कन्वेंशन वाइज, ठीक है, और अगर बीच वाला जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड अगर अलग भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका भी साइन कन्वेंशन में वही वाला हो जो इन दोनों का है, मतलब तीनों का साइन कन्वेंशन सेम है, प्लस 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 प्लस, और ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अब अगर उसको आप इधर या इधर खिसकाओगे तो वो कंडीशन अचीव करेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का। और अगर मान लीजिए दोनों साइड का साइन और बीच वाले का साइन अगर ऑपोजिट होता है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में अगर आप थोड़ा सा इधर-उधर खिसकाओगे तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक क्वेश्चन ही जिसको आप समझ सकते हैं, कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में आपका डायरेक्ट आ जाता है, ये कंडीशन आपको दिया जाता है, आपसे पूछेगा कि इधर कुछ खाए या इधर खिसकाए तो क्या बनेगा आपका। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद देखिए अभी तक हमने जितना भी सारा इसका डिस्कशन किया था वो एक्सियल लेवल पे किया था, मतलब ये इसका एक्सिस है ना, सारे चार्जेस का ये एक्सिस है, तो हमने एक्सियल लेवल पे स्टडी किया था। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटोरियल लेवल पे स्टडी करेंगे, मतलब इस बार डिस्प्लेसमेंट हम इक्वेटोरियल लेवल पे करेंगे। अभी तक हमारा सारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो सारा एक्सियल डिस्प्लेसमेंट था, अब हम करेंगे इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट और उसमें चेक करेंगे कि क्या सीन बनता है। ठीक है, वहां पे स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला केस करते हैं। तो आज के सारे केसेस इजी ही हैं, घबराइए मत कि सर इसके अंदर भी आप फिर से मैथ्स डाल दोगे, आप हमेशा मैथ्स डालते रहते हो, यू लव सो मच मैथ्स,
हाँ, आई लव मैथ्स वेरी मच, लेकिन डोंट वरी, आज के टॉपिक में ज्यादा कुछ मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट है, ज्यादा क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे ही आपको मैं समझा दूंगा डायग्रामेटिकली, ठीक है। इसमें मैथ्स कुछ ज्यादा इन्वॉल्व होता भी नहीं है। देखो एक दूसरा केस है, अभी जो हम करेंगे ये हम करेंगे इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है बेटा, मतलब डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्सियल लेवल पे नहीं करूंगा, उस एक्सिस के अलॉन्ग नहीं करूंगा, इक्वेटर के अलॉन्ग करूंगा। इक्वेटर क्या होता है बेटा, दो चीज के बीच में आप ऐसे लाइन खींच लीजिए, फिर उसके बीच में से ऐसे सीधी परपेंडिकुलर, आप ऐसे मान लीजिए परपेंडिकुलर ऐसे खींच दीजिए, तो उसको कहा जाता है इक्वेटर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने पहला केस यही किया था, प्लस क्यू यही किया था ना, तो वहीं से बात को दोबारा शुरू करते हैं। ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस आपका डी, ये आपका ओ। तो पहले चार्ज मान लीजिए यहां पे मैंने रखा है प्लस क्यू डैश। अच्छा, अब इस क्यू डैश को, ये मिडिल में है बेटा, यहां से भी डिस्टेंस सेम है, यहां से भी डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस आपका इधर से d/2 है, इधर से भी d/2। अब मैं इसको ना इधर खिसकाऊंगा ना इधर खिसकाऊंगा, वो तो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट हो गया। इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट मतलब ऐसे खिसकाऊंगा, या तो ऊपर या तो नीचे, ऐसे परपेंडिकुलर, मिडिल में से ऐसे परपेंडिकुलर, क्योंकि मिडिल में से अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं तो यही कहलाता है इक्वेटर, ठीक है। ये आपका इक्वेटर है, तो आप ऊपर लेके जाइए नीचे लेके जाइए, इफेक्ट आपका एक ही क्रिएट होगा। तो चलिए मैं इसको यहां से खिसका के यहां तक लेके गया, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका हो गया x डिस्प्लेसमेंट तक मैंने इसको खिसका दिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। अब देखिए ये चार्ज अब आपका यहां पे नहीं है, ये चार्ज आपका अभी यहां पे है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर के साइड लगेगा, इधर के साइड लगेगा, मान लीजिए E1 इधर के साइड, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के साइड लग रहा है, ठीक है। रिपल्शन ही होगा ना, प्लस प्लस रिपल्शन ही तो करेगा। अब देखिए यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले खींच लेता हूं, मुझे एंगल्स को मेजर करने के लिए हेल्प करेगा। अब अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये एंगल भी थीटा आएगा। सर कैसे, आपको कैसे पता? अरे आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा, थोड़ा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का लॉजिक लगाओ। ये दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है? ये डिस्टेंस सेम है, यहाँ का एंगल सेम है 90 90, ये बीच में डिस्टेंस कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो ये एंगल क्या आएगा, सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लॉजिक से क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिंपल है यार, बचपन में पढ़ा तो था। अब मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा होता है, तो बेटा उस लॉजिक से आपका ये एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा होता है तो उस लॉजिक से आपका ये एंगल भी थीटा आएगा, सॉरी ये एंगल भी थीटा आएगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पता है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। अच्छा, अगर आपका ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा आएगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप इसको डायरेक्ट भी समझ सकते थे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता। क्यों? अगर मैं आप यहां पे थीटा लिखे तो डायरेक्ट यहां पे भी थीटा लिख सकते थे। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के चक्कर में भी लिख सकते थे। तो एक्चुअली मुझे यहीं पे एंगल चाहिए, और यहां पे एंगल है तो यहां पे भी एंगल डायरेक्ट लिख सकते थे। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे आपको समझना, यहां से ऐसे घूम के जाना या यहां से डायरेक्ट यहां पे, यहां से डायरेक्ट यहां पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के चक्कर में। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब देखिए आपको करना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, पता है ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर ये आपका E2 है तो ये वाला डायरेक्शन आपका आ जाएगा E2 cos थीटा, और ये वाला डायरेक्शन आपका आ जाएगा E2 sin थीटा, है ना। और अगर ये E1 है तो ये वाला डायरेक्शन आपका आ जाएगा E1 cos थीटा, और ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा E1 sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, आपके E1 और E2 का वैल्यू क्या, पहले वो तो पता करना। E1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, K, इस जगह पे पॉइंट P पे मान लीजिए यहाँ पे आपका चार्ज Q डैश है, प्लस Q डैश, तो K Q, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना आएगा बेटा? अगर ये आपका x है, ये आपका d/2, ये आपका x, तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, d²/4 प्लस x², रूट ओवर, है ना। ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब आपको नीचे डिस्टेंस का क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है, तो आप स्क्वायर कर देंगे तो आपका रूट हट जाएगा। लाइक दिस, स्क्वायर था ना, उसका स्क्वायर रूट था, उसका स्क्वायर किया तो हट गया। अच्छा, अगर E2 की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, E2 इधर से, तो उसका भी सेम ही लॉजिक लगेगा। क्या, K चार्ज उसका वही है, और ये डिस्टेंस तो वही है, यहां से x है, यहां से d/2 है। तो बेटा एक चीज देखो, आपका E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम है, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो E2 cos थीटा और E1 cos थीटा, दो जो आपके कंपोनेंट थे, इनका तो थीटा भी सेम है, E1 E2 का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, ये दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे को,
कैंसल आउट कर देंगे, कैंसल आउट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आएगा, E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा, और वो किस दिशा में आएगा, इस दिशा में आएगा। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो आप कर सकते हो, E1 E2 सेम है तो इसको ट्वाइस ऑफ E1 भी कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ E2 भी कर सकते हो। E1 की वैल्यू या तो E2 की वैल्यू कुछ भी बोल लो, इज लाइक दिस, ठीक है। अगर आपको साइन थीटा को डालना है तो आप यहां पे इस ट्रायंगल के अंदर लगा लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपका x है, हाइपोटेनियस आपका d²/4 प्लस x² का रूट ओवर, तो रूट ओवर मतलब हाफ, ठीक है। वैसे इन सब चीजों को सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, मुझे तो बस आपको अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम समझाना था। अब क्या करें भाई, हम है फिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियंस को हमेशा मैथ्स का एक कीड़ा लगा रहता है, तो चाहे ना भी पूछे तो वहां पे मैथ घुसेड़ ही देंगे, ठीक है, होता है भाई। तो देखो ये आपका कुछ वैल्यू आ रहा है और उसका डायरेक्शन क्या, मेन तो हमें डायरेक्शन से मतलब है, वो डायरेक्शन किधर है, इधर के साइड है, इधर के साइड है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था, उसका कंफर्ट जोन था। अगर कोई चार्ज या कोई बॉडी अपने उस कंफर्ट जोन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है, मतलब अनस्टेबल होना चाहता है, तो वो करीब आ रहा है कि दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। इसका मतलब इस बार ये कंडीशन किसका हो गया बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का हो गया। समझ रहे हो बात को। पिछली बार देखो यही कंडीशन जब हमने एक्सियल में किया था डिस्प्लेसमेंट, तो वो स्टेबल कह रहा था, लेकिन इस बार जब इक्वेटोरियल में किया तो अनस्टेबल बन गया। समझ रहे हो बात को। अच्छा यही कंडीशन मान लीजिए अगर आप माइनस क्यू यहां पे रखते और यहां पे भी माइनस क्यू चार्ज को ही रखते तो भी आपका सेम ही आता, क्योंकि माइनस माइनस रिपल्शन ही करता, रिपल्शन ही करता, पूरा डायग्राम सेम आता। तो तीनों को माइनस में रखते तो बात एक ही आती है, ठीक है। अच्छा अगर ये डिस्टेंस नीचे के साइड करता तो भी यही आता, इधर से एक, इधर से एक, इधर से ये दोनों कट जाता, नेट डिस्टेंस नीचे की तरफ आता, तो घूम फिर के बात वही आती कि ऊपर खिसका है तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे खिसका तो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मुद्दे की बात है उसकी घर पे, मतलब उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश वो नहीं कर रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट करने से वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है। समझ आ गया। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद दूसरा केस करते हैं। ओके तो ये लास्ट केस है, लास्ट केस, खुश हो जाइए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि दोबारा कुछ करवाएंगे, कुछ नहीं करवाएंगे, यही लास्ट केस है, ठीक है। अरे सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, पता है, फिजिक्स देखकर सारे बच्चों का टेंशन निकल आता है, पता नहीं भाई। फिजिक्स बहुत आसान चीज है, वो समझाने वाले पे डिपेंड करता है, वो समझा पा रहा है कि नहीं पा रहा। हाँ वो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप समझ रहे हो कि नहीं थे, हाँ वो भी बात है। सामने वाला समझा रहा, आप यहाँ पे बैठ के मोबाइल बंद करके आप बैठे हो तो उसको समझ नहीं आएगा ना। चलिए देखिए, यहां पे सपोज कीजिए कि आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे भी आपका प्लस क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रखना और इन दोनों एंड का जो चार्ज है इन दोनों का साइन सेम रखना, ठीक है। अगर आप कहते हो सर अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं होगा तो चार्ज, अगर साइन अगर सेम नहीं होगा तो, अगर नहीं होगा तो फिर वो दूसरे केसेस आ जाएंगे, उसका डिस्कशन आज हम नहीं करेंगे। आज हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे, इट इज काइंड ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि इधर भी प्लस क्यू, उधर भी प्लस क्यू, या फिर इधर भी माइनस क्यू, उधर भी माइनस क्यू, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। आज का डिस्कशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं है कि यहाँ पे 2q आ गया, वहां पे 4q आ गया, वो प्लस ये माइनस, ऐसे उटपटांग चीजें नहीं करेंगे आज, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, है ठीक है। हाँ देखिए सब खुश हो गए। ये मान लीजिए भाई डिस्टेंस d है, ये o है, ये आपका पूरा डिस्टेंस d है, इतना सा डिस्टेंस आपका d/2 है, इतना सा डिस्टेंस आपका d/2 है। अब आपको यहां पे चार्ज रखना है नेगेटिव, ये वो सेकंड वाला केस है, एक्चुअल में हमने किया था ना कि दोनों साइड प्लस रख के बीच में नेगेटिव, या तो दोनों साइड नेगेटिव रख के बीच में प्लस। अब ऐसा भी कर सकते हो, दोनों साइड नेगेटिव रख के बीच में प्लस, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस चार्ज को आपको थोड़ा इक्वेटोरियली ऊपर के साइड x डिस्टेंस से खिसकाना है। मान लीजिए ये P पॉइंट है, यहां पे अभी -2 चार्ज आपका रखा हुआ है। अब इसके कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में लगेगा, किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा, क्योंकि भाई अट्रैक्शन हो रहा है, प्लस है, माइनस को अट्रैक्ट करेगा, रिपल थोड़ी करेगा उस दिशा में। और इस दिशा में भी आपका अट्रैक्शन हो रहा है, तो पिछली बार E1 E2 ऐसे गया था, इस बार E1 E2 ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, सेम लॉजिक, यहां पे थीटा तो यहां पे थीटा।
अच्छा यहाँ पे थीटा तो इस जगह पे भी थीटा, यहाँ पे थीटा तो इस जगह पे भी थीटा। तो सर आप पिछली बार तो आप थीटा यहाँ पे ले रहे थे, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के साइड था, इस दिशा में, तो वहां पे चेक कर रहा था, अभी तो इस दिशा में है, तो मैं उधर ऊपर चेक करके क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा को लूंगा ना मैं, पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में था, तो मैं उसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेने की कोशिश कर रहा, सॉरी एंगल को लेने की कोशिश कर रहा था। अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, तो उसके साथ चिपका के मुझे थीटा को लेना पड़ेगा ना, तो बेहतर है कि आप यहीं पे लो। और रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब रिजोल्यूशन करते हैं, अगर ये आपका E2 इस दिशा में जा रहा है, तो ये वाला आपका हो गया E2 cos थीटा, पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, और ये आया आपका E1 cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका इसके चलते E1 sin थीटा, और इसके चलते E2 sin थीटा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों ही इस दिशा में, देखो ना, E1 अगर आपका इस दिशा में है तो उसका रिजोल्यूशन अगर आप करोगे तो उसके दोनों कंपोनेंट इसी दिशा में आएगा ना, एक E1 cos थीटा इस दिशा में और E1 sin थीटा इस दिशा में, और अगर E2 इस दिशा में जा रहा है, थीटा इधर है, तो ये E2 cos थीटा नीचे E2 sin थीटा। अब खुद देखो E1 E2 का, अच्छा वही सेम लॉजिक है, पिछली बार भी कराया था, आपका E1 का यहाँ पे वैल्यू कितना है, वही है पिछली बार जो था वो इस बार भी उतना ही है, डायग्राम तो सेम ही है, बस नेगेटिव प्लस का लॉजिक है। ये आपका d/2 यहाँ पे x, तो ये डिस्टेंस आपका d²/4 x² रूट ओवर का स्क्वायर के चक्कर में कट गया। E2 आपका KQ अपॉन वही सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो ये आपका जो E1 cos थीटा है एंड E2 cos थीटा है, ये तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा ना, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम टू सेम है, E1 E2 तो है ही, cos थीटा भी आ गया, ऑपोजिट है, कट गया, काम खत्म। अब नेट आपका किधर के साइड आ रहा है, नेट आपका नीचे की दिशा में आ रहा है, देखो ध्यान से, नीचे की दिशा में आ रहा है बेटा, नीचे की दिशा में, मतलब उसके घर में आ रहा है, परदेसी घर आ रहा है, ठीक है, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वापस आ रहा है। तो अगर कोई अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आने की कोशिश कर रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब इस पॉइंट P पे, इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है सिस्टम का, अनस्टेबल है, ठीक है। अच्छा पहले तो उसको आप लिख लो TE1 sin थीटा, बोले सर फिर आप मैथ्स में अटक गए, हाँ भाई वही मैथ्स का कीड़ा। इसको आप लिख लो KQ अपॉन d²/4 x², और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कर लो, ट्रायंगल में से देख लो आप, इन दोनों को अगर आप चिपका दोगे तो पावर आपका आ जाएगा 3/2। वो सब छोड़ो, तो ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, नेट डायरेक्शन आपका इस दिशा में है, नेट डायरेक्शन आपका इस दिशा में है ना, तो ये कंडीशन किसका हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। आप खुद सोच के देखो, इसी कंडीशन में जब यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, जब हमने एक्सियल डिस्प्लेसमेंट किया था वहां पे अनस्टेबल हो रहा था, मतलब पिछली बार एक्सियल वाले में जिसमें स्टेबल हो रहा था वो इस बार अनस्टेबल हो रहा है, और पिछली बार एक्सियल में जो अनस्टेबल दिखा रहा था वो इस बार स्टेबल दिखा रहा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सवाल ये आता है कि सर एग्जाम में सवाल कैसे पूछेंगे, सवाल कुछ नहीं पूछेंगे, आपको ऐसा डायग्राम दे देंगे, ये कंपटीशन में भी आपका आता है, ऐसा डायग्राम दे देंगे और आपको बोलेगा कि ऐसे एक्सियल डिस्प्लेसमेंट करो या तो इक्विलिब्रियम डिस्प्लेसमेंट करो, और हमें बताओ कि वो उस नए पोजीशन पे जाके, चाहे इधर एक्सियल पे या तो इधर, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा, ठीक है। बस आपको यही बताना है, दैट्स इट, ओके। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होगा। हाँ, एंड वन मोर थिंग, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे माइनस लेते, यहाँ पे माइनस लेते और यहाँ पे प्लस लेते, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी कंडीशन एक जैसा ही होता। अगर आप यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस लेते तब भी तो अट्रैक्शन ही होता, ठीक है। तो घूम फिर के बात वही होती। अच्छा अगर मैं इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर देता तो भी क्या होता, E1 इधर आता, E2 इधर आता, इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट हो जाता और वर्टिकल कंपोनेंट O की तरफ ही डायरेक्टेड होता, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है आपका E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, और फिर घूम के वही सेम लॉजिक, मतलब ऊपर खिसका होता है ऐसे आए, नीचे खिसका होता है ऐसे आए, ठीक है, कंप्लीटली सेम, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे रफा दफा करता है, पढ़ाई करते रहिए, और कुछ भी डाउट्स है बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलिए बाय।